बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा में हुए जमीन घोटाले में एबीपी गंगा पर एक और बड़ा खुलासा होने जा रहा है, जहां उत्तराखंड की नौकरशाही के बाद राजनीतिक कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। देखिए, उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की समधी ने फर्म की खरीद में फर्जीवाड़ा किया, ऐसी जानकारी है। त्रिवेणी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड नाम के चिठेरा में 90 बीघा जमीन के खरीदने की जानकारी मिल रही है। अब त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं साधना राम और अनिल राम। अब मेरठ पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। साकेत बहुगुणा के सास ससुर हैं साधना राम और अनिल राम। साकेत बहुगुणा उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे हैं। और देखिए, उधर गैंगस्टर यशपाल तोमर की संपत्ति के खिलाफ कल भी कार्रवाई की गई है। कल यशपाल तोमर की 72 करोड़ की संपत्ति जिला प्रशासन के निर्देश पर जब्त की गई। दरअसल यूपी के गैंगस्टर यशपाल तोमर के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने सबसे पहले कार्रवाई की थी और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि सबसे पहले हरिद्वार निवासी व्यक्ति की शिकायत पर हरिद्वार में यशपाल तोमर की संपत्ति को जब्त किया गया। उसके बाद कार्रवाई लगातार जारी है। जो उत्तराखंड में जो केसेस दर्ज हैं वो हरिद्वार में दर्ज हैं, एक थाना कनखल में है और एक जो थाना ज्वालापुर में है, जिसमें जान से मारने की धमकी देना, एक्सटोर्शन करना, उस तरह के उसमें धाराएं लगी हैं 384 वगैरह की। तो उसी की विवेचना जो है एसटीएफ को ट्रांसफ़र की गई थी। उसमें उसने एसटीएफ ने विवेचना से काफ़ी इसमें बड़ी जो है गुंडागर्दी और भूमाफियागर्दी का जो है खुलासा किया था, जिसका प्रेस नोट भी आपको रिलीज किया था। उसके आधार पर इसको अरेस्ट भी किया गया और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही इसके डीएम हरिद्वार को उसकी संपत्ति आदि कुर्क करने के लिए एसटीएफ ने भेजा था। उधर हरिद्वार में भी यशपाल तोमर और उसके एक और रिश्तेदार की करोड़ों की जमीन को कुर्क कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। ये जमीन ज्वालापुर में बहुत ही पॉश इलाके में है और बताया ये जा रहा है कि जमीन को यशपाल तोमर ने अपने एक रिश्तेदार के नाम से खरीदा था, जिसकी कीमत करोड़ों में है। और एसटीएफ ने जांच कर पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सम्यक विचारोपरांत और सभी दस्तावेजों अभिलेखों को देखने के बाद उसमें करीब 1.5 से 2 महीने पहले कुर्की का आदेश किया गया था और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उसमें कुर्क भी हो गई हैं और कंप्लायंस रिपोर्ट भी आ गई है। हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी जो ज्वालापुर में है लगभग 40 से 45 बीघे की, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका जो बाजारू मूल्य आकलित है लगभग 70 से 72 करोड़ रुपए का है। ये कार्रवाई जमीन फर्जीवाड़े के तार उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं, तो मामले पर सीएम धामी ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, सुन बात है। ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वहाँ पर हो रही है और कानून अपना काम करेगा उसमें, और हमारे प्रदेश से संबंधित कोई चीज़ होगी तो उसमें हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए दीपा, खबर है उत्तराखंड में आज से मौसम साफ रहेगा, इस बात के अनुमान जताए जा रहे हैं। लिहाजा चार धाम यात्रा भी सुचारू रूप से चलने लगेगी। आज से चार धाम यात्रा में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताएं, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण अस्थायी तौर पर यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। और देखिए, कई जगहों पर यात्रियों को रोक दिया गया था और आज फिर से यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य जगहों पर यात्री रुके हुए थे, जो आज फिर से चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। आज मौसम साफ है और इसलिए कहा जा रहा है जिन यात्रियों को रोका गया था अलग अलग पड़ावों पर, उनको चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी विनोद से, वो सीधा देहरादून से जुड़े हैं और उनके पास तमाम जानकारी है। जी विनोद, बताइए कहां कहां पड़ावों पर यात्रियों को रोका गया था और अब फिर से किस तरीके से यात्रा को सुचारू किया जाएगा? स्नेहलता, देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में और खासकर केदार धाम में बर्फबारी का सिलसिला था, जिसके चलते चारधाम यात्रा को रोकना पड़ा। और खासकर सोनप्रयाग में करीब 10,000 यात्री थे जिनको चारधाम यात्रा के दौरान जब यात्रा बाधित हुई तो वो सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया था। वहीं जो पहला पड़ाव ऋषिकेश का है, चारधाम यात्रा का है, वहाँ ऋषिकेश में काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। पिछले 3 दिनों से
बारिश का सिलसिला बना हुआ था, लेकिन आज अच्छी खबर यह है कि मौसम बिल्कुल उत्तराखंड में साफ है और श्रद्धालुओं के लिए आज से फिर चारधाम यात्रा का संचालन कर दिया गया है। यानी यात्रा खोल दी गई है और चारधाम यात्रा के तमाम जितने भी मार्ग हैं उनमें यात्रियों को रोका गया था, लेकिन आज तमाम यात्रियों को जाने की इजाज़त एक बार फिर से दे दी है। मौसम बिल्कुल साफ है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का चारधाम मार्गों पर पहुंचना शुरू हो गया है। खासकर केदार घाटी में तमाम श्रद्धालु का पहुंचना शुरू हो गया है सुबह से ही, और करीब 10,000 यात्री ऐसे थे सोनप्रयाग में जिनको रोका गया था और 5,000 से ज़्यादा यात्री ऐसे थे जिनको ऋषिकेश में ही बिल्कुल, ये बड़ी रोक जानकारी दिया आपने गया था। दी क्योंकि है बारिश विनोद की। बेव- 15,000 आफत यात्रियों जगह के लिए जगहों पर इस साफ मौसम का इंतजार लंबा था और इसके बाद उनकी यात्रा आगे बढ़ पाएगी। सुखमय हो, सुखद हो, यही कामना सभी करेंगे। शुक्रिया विनोद, जो जानकारी आपने दर्शकों से साझा करी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी है, आज पिथौरागढ़ दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और माउंटेन साइकिल रैली की शुरुआत वो करने वाले हैं। कई और कार्यक्रम हैं वहां पर जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग उनकी मीटिंग भी होनी है, बैठक वो करेंगे और शाम को खबर ये कि खतीमा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी है। पिथौरागढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और वहां पर माउंटेन साइकिल रैली के कार्यक्रम में वो शामिल भी होने वाले हैं। भाजपा दफ्तर में पदाधिकारियों के साथ में जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ में मुलाकात करेंगे और ये दौरान सुबह देखिए 8:15 पर रवाना हो जाएंगे। कितने बजे निकलेंगे ये वक्त है और कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। 10:50 पर हरखौला कोटागढ़ी मंदिर जाएंगे, कोटगढ़ी मंदिर भी उनको जाना है और 12:30 बजे गुंजी धारचूला हेलीपैड पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद 12:30 से 1 बजे तक साइकिल रैली की शुरुआत करेंगे। कई कार्यक्रम और भी हैं, सिलसिलेवार तरीके से सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और 3:25 से 4:25 तक भाजपा दफ्तर में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का उनका पूरा कार्यक्रम चलेगा। तो ये सुबह से लेकर के शाम तक उनका पूरा कार्यक्रम का मिनट टू मिनट का डेटा है। आगे बढ़ते हैं। कर्नल अजय कोठियाल अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोठियाल सीएम फेस थे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट जीत नहीं मिली, वो जीत हासिल नहीं करा सके। इसके बाद अब कुछ रोज पहले ही कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और अब देखिए इस्तीफे के बाद एक नई ज्वाइनिंग की तस्वीर। मुख्यमंत्री जी, अभी इलेक्शन का भी समय है, उस टाइम पे देश की कार्यकारिणी का भी था दिल्ली में प्रोग्राम और रोज अप डाउन कर रहे थे, लेकिन हमारा इंतजार कर रहे थे और 5-7 मिनट जो हम इनके साथ बैठे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो जो सुकून है ना, जो मैं कह रहा हूँ आज सुकून आ गया, उस दिन सुकून आ गया था कि किस भावना से इन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया। मेरे अंदर एक मतलब इंसान हूँ, मेरे अंदर एक चिंता भी थी, एक घबराहट भी थी कि कल तक मैं एक दूसरी पार्टी का था, आज सामने बैठा हूँ, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक भाई की तरह, हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है, एक भाई की तरह इन्होंने मेरे को ऐसा हौसला बढ़ाया कि हमने फिर फैसला ले लिया कि हम वापस अपनी सोच वाली पार्टी पे आए। लगभग आज प्रमुख रूप से 24 पदाधिकारी और 700 से ज़्यादा लोग जो मेन जो अपने पदों पर रहे हैं और उनके सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप पार्टी में रहे और आप पार्टी को इन्होंने ही उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से सक्रिय करने का काम, उत्तराखंड के कोने कोने में ले जाने का काम कर्नल कोठियाल जी के माध्यम से हुआ। और देखिए उधर कर्नल अजय कोठियाल के भाजपा में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है। आप नेता जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए कोठियाल को ज्वाइन करवाया। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी से डरने लगी है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से लोगों में भले ही चुनाव में न जीत पाए हों, लेकिन बातचीत में जो लोगों का रुझान बन रहा है, कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बेहतर विकल्प है। भाजपा में जाने वाले कांग्रेस के लोगों का जो हश्र देखा है, विजय बहुगुणा जी आज नेपथ्य में हैं, यशपाल आर्य जी को वापस आना पड़ा, हरक सिंह जी को पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा,
तो ये अपने आप में ये बताते हैं कि दूसरी पार्टी से जब कोई भाजपा में जाता है तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, जल्दी से वहाँ पर स्थापित हो नहीं पाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद में उनके बेटे आदिब आजम और कई अन्य करीबियों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमों से जुड़े मामलों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खान के बेटे और करीबियों ने राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जौहर अली यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़ा ये पूरा विवाद है, पूरा मामला है और सरकार ने आजम खान के साथ उनके बेटे आदिब आजम समेत ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंधन तंत्र से जुड़े लोगों को अलग अलग मामलों में आरोपी बनाया हुआ है और जौहर अली यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़े करीब 55 से अधिक मामले में आरोपी बनाए गए आजम खान के बेटे समेत उनके अन्य करीबियों के मामले में बीते शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी और आज अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो चलिए देखिए, कोर्ट के मामले से पहले पारित अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई के लिए आज की तिथि लगाई गई है, तारीख लगाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की पीठ ने जकीउर रहमान सिद्दीकी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो ये बड़ा अपडेट है। तो देखिए, उधर आजम खान को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार के बुलडोजर का डर सता रहा है, इसलिए वो अब जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा चुके हैं। इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इसी हफ्ते जौहर यूनिवर्सिटी मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान को जब जमानत दी थी तो ये शर्त रखी थी कि आजम को 13 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन को वापस करनी होगी। और इस तरह हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें और यूनिवर्सिटी का गेट बना है, जिस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है और ऐसे में अब जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की आजम खान की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर जा टिकी हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से ये कहना है कि हमारी कोई भी बिल्डिंग किसी भी शत्रु संपत्ति पर नहीं बनी हुई है और ये एक तरीके से मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसी को बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 312 के केस में जो कंडीशंस लगाई हैं उसको भी चैलेंज किया गया है। इसी बीच आपको बताएं, दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी हेडक्वार्टर पर आज पूरे दिन बैठकों का दौर चलेगा। मोदी सरकार के सभी मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के साथ ये बैठक होनी है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने और जश्न, आगे की तैयारी, कार्यक्रम पर चर्चा होगी। सांसदों और मंत्रियों को लोकसभा प्रवास पर भी बुलाया गया है, जहां ये बैठक होगी। सभी को अपने लोकसभा में मोदी सरकार के 8 साल के जश्न के बारे में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी। तो देखिए, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर किस तरीके का कार्यक्रम हो, कैसा जश्न हो, ये सारी तैयारी होगी। इसके लिए बैठकों का दौर चलेगा। मैराथन बैठकें होंगी आज दिल्ली में। बीजेपी हेडक्वार्टर पर अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और तमाम मंत्री के साथ सांसदों की मौजूदगी दर्ज रहेगी। और देखिए, आज का दिन बहुत हैपनिंग रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम जो आएंगे मंत्री, उनके साथ में बैठक होगी। 8 साल पूरे होने पर जश्न होगा। आगे अब किस तरीके से आगे बढ़ना है, लोकसभा प्रवास पर किस तरीके से मंत्री जाएंगे, तमाम सांसद जाएंगे और वहां पर लोगों को जानकारी किस तरीके से देंगे, कौन कौन शामिल होंगे। देखिए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, बीएल संतोष की मौजूदगी होगी और सभी केंद्रीय मंत्री इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। बैठक चलेगी दिन भर और अलग अलग बैठक में तमाम बड़े दिग्गज शरीक होंगे। योगी सरकार 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है और देखिए, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाली तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां, कल अधिकारियों ने वहां पर जाकर के जायजा लिया तैयारियों का और मुख्य सचिव, अन्य अधिकारी करीब 1.5 घंटे से अधिक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद रहे। आपको जानकारी दें कि इस बार करीब 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। बिल्कुल, देखिए, पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, जिसे एमओयू कहते हैं। एमओयू के बाद जब वो योजनाएं जमीन पर आती हैं तो उसे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहते हैं। और देखिए, इस बार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 150 उद्योगपतियों को निमंत्रण भेजा गया है। 62 उद्योगपतियों ने कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दे दी है, जिसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और पेटीएम के चेयरमैन एनसीईओ विजय शेखर शर्मा, यानी दिग्गज, जिसे
टेक्निकल टर्म में गुरिल्ला कहते हैं अपने अपने मार्केट के, वो मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ा आयोजन है। और देखिए, यूपी में अवैध कब्जे और माफियाओं के खिलाफ पीले पंजे की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में कल भी कई जिलों में बाबा का बुलडोजर कब्जा। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, पहली तस्वीर गोंडा की है जहां नगर क्षेत्र में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हुई। दूसरी तस्वीर हमीरपुर की है, यहां दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की। और तीसरी तस्वीर है गाजीपुर की, यहां रेवतीपुर ब्लॉक में 17 अवैध कब्जेदारों से जमीन मुक्त करवाया गया। बिल्कुल, तो वहीं फिरोजाबाद, झांसी, सीतापुर में भी बुलडोजर चला करके अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार की जमीन सरकार के पास वापस आई है। जहां पर अतिक्रमण हो रखा था उसे जमींदोज कर दिया गया। यूपी परिवहन निगम भले ही मोटी कमाई कर रहा है, लेकिन गोरखपुर में वर्कशॉप का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। खस्ता हाल है वर्कशॉप, पूरा परिसर तालाब बना हुआ है, बस कबाड़ बनी हुई है। तालाब नुमा परिसर में बंदरों के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, इसलिए तंज कह रहे हैं हम। सरकास्टिक वे में कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, तस्वीरों को देखिए आप, क्योंकि हर रोज चालकों की मुसीबत यहीं आकर वो 2-4 होते हैं। बदहाल हो चुका है पूरा परिसर। बसों के चक्के मिलेंगे आपको, जगह जगह जल भराव मिलेगा और इन्हें निकालने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ेगी। यकीन मानेंगे आप, ये वर्कशॉप है, किस तरीके से यहां पर काम हो पाएगा? चलने के लिए स्थिति है नहीं, काम कैसे होगा? जरा सी बारिश के बाद देखिए क्या है कंडीशन। अभी तो मॉनसून भी नहीं आया है, उससे पहले ही तालाब में तब्दील है। और यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए या आने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी?